हमारा खास शो क्या प्लाज्मा दान से बचेगी जान, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर अब अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे हैं और कई सारे ऐसे दावे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये कारगर नहीं है। और हालांकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे दावे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीवियर मामलों में, गंभीर मामलों में भले ही ये असरदार ना हो, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट मतलब हल्के मामलों में ये असरदार साबित होता है। हालांकि आईसीएमआर ने कहा है कि इससे मौत की दरों में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन ये कहा है कि इसे ऑफ लेवल इस्तेमाल के तौर पर जो गाइडलाइन आईसीएमआर की आई है उसमें यह कहा गया है कि मॉडरेट मामलों में और माइल्ड मामलों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अब ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम ने चिट्ठी लिखी है कि ये गाइडलाइन में बदलाव करना चाहिए और ये जो इस्तेमाल प्लाज्मा थेरेपी का है इसको बंद किया जाना चाहिए। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या प्लाज्मा थेरेपी वाकई कारगर है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जब से देश में कोरोना ने दस्तक दी तब से जांच के लिए आरटीपीसीआर और इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का नाम खूब चला। दिल्ली सरकार ने इसके लिए बैंक तक बना दिया। कहा गया कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो अपना प्लाज्मा दान करें ताकि दूसरों की जान बच सके। लेकिन अब जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, डॉक्टर तीसरी लहर के आने की आशंका जता रहे हैं। कोरोना म्यूटेट हो चुका है, उसका दूसरा स्ट्रेन रोजाना लाखों लोगों को बीमार बना रहा है। अब इस प्लाज्मा थेरेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में आईसीएमआर से दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है ये किसी रिसर्च में साबित नहीं हुआ है, यानी इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर है भी या नहीं। आईसीएमआर, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और ऑक्सफोर्ड ने इस पर स्टडी भी की, लेकिन किसी ने भी अपनी स्टडी में ये नहीं पाया कि इस थेरेपी से कोरोना को कम किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के माइल्ड और मॉडरेट केस में प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। वहीं मॉडरेट से सीवियर निमोनिया में भी प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मरीज को निमोनिया के शुरुआती स्टेज में ही इसका इस्तेमाल किया जाए। वहीं सीवियर कोरोना के केस में प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल कारगर नहीं है और वेंटिलेटर पर जो मरीज हैं उन पर तो ये थेरेपी बिल्कुल ही काम नहीं करती। आईसीएमआर भी ये दावा कर चुका है कि प्लाज्मा थेरेपी की मदद से मृत्यु दर को कम नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस थेरेपी को पिछले साल तक कोरोना के इलाज के लिए रामबाण बताया जा रहा था उसे आज सभी मिलकर नकार क्यों रहे हैं। तो आपको बता दें, इसका आधार आईसीएमआर की एक रिसर्च है। दरअसल आईसीएमआर ने पिछले साल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक रिसर्च की थी जिसमें कोरोना से संक्रमित 464 लोगों को शामिल किया गया। बड़ी बात ये थी कि ये सारे मरीज अस्पताल में भर्ती थे। इनमें 235 व्यक्तियों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। इन 235 लोगों को 200 ml प्लाज्मा खुराक दी गई और 229 मरीजों को सिर्फ स्टैंडर्ड केयर दिया गया। जांच में ये पाया गया कि जिन मरीजों को स्टैंडर्ड केयर मिला वो जल्दी ठीक हो गए। जांच में ये पाया गया कि जिन मरीजों को स्टैंडर्ड केयर मिला वो जल्दी ठीक हो गए। वहीं जिन मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया उन्हें ठीक होने में 24 घंटे ज्यादा लगे। भले ही तमाम रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा हो कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना संक्रमण के गंभीर होने पर कारगर नहीं है, लेकिन माइल्ड और मॉडरेट मामले में ये कारगर है और शायद इसलिए डॉक्टर आज भी इस पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कोरोना से ठीक हो गए हैं तो प्लाज्मा जरूर दान कीजिए, क्योंकि आपका ये दान किसी परिवार की टूटती उम्मीद को दोबारा जगा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में कि क्या प्लाज्मा थेरेपी कारगर है, इफेक्टिव है, इसको लेकर के अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल मैम आपसे ये होगा
कि अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, 18 डॉक्टर हेल्थ एक्सपर्ट की एक टीम ने चिट्ठी लिखी है आईसीएमआर को, एम्स को और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को कि जो कोविड-19 प्रोटोकॉल में इसे शामिल किया गया है उसे हटाया जाए और ये अनसाइंटिफिक जो इस्तेमाल है प्लाज्मा थेरेपी का उसको तुरंत बंद किया जाए। ये इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या आप मानती हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर है या आप भी इन एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहेंगी कि ये कारगर नहीं है? दो चीजें हैं इसमें। एक तो है कि हाँ, ये जो भी साइंटिफिक लिटरेचर हमारे सामने है ये तो रामबाण तो निकली नहीं। फर्स्ट वेव में हमें ये डिसीज के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था, तो वो खोज में जो भी आ रहा था, तो जैसे कोई डीप ओशन में समुंदर में वो डूब रहे हैं, तो कोई भी जो हाथ में आ जाता है उसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें सब कुछ काफी आ गया, तो ये प्लाज्मा थेरेपी भी ये आ गया था, तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। देन लेटर ऑन जैसे ये डिसीज की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है और 3 बड़े ट्रायल्स, आपने प्लासिड ट्रायल के बारे में अभी आपके रिपोर्ट में बता दिया, जो आईसीएमआर का पहला रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल थी। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 12,000 मरीजों में बड़ा सा रिकवरी ट्रायल हुई थी और उसके बाद एक अर्जेंटीनियन ट्रायल भी थी। तो ये वर्ल्ड ट्रायल्स में ये साबित कर दिया कि ये कुछ वैसे ही है, प्लेसिबो है, इसकी कोई खास इफेक्ट नहीं है। परंतु अभी भी आप अगर वर्ल्ड की गाइडलाइंस में भी देखें, आप भारत देश को छोड़िएगा, वर्ल्ड का भी गाइडलाइंस देखें, सीडीसी की गाइडलाइंस देखते हैं, तो इसमें 3 to 7 डेज, मतलब जैसे आपने कहा अर्ली स्टेजेस में और माइल्ड टू मॉडरेट डिसीजेस में, इसमें मॉडरेट डिसीज में ये दिए जा सकता है एज व्हाट। एक तो है कि जो प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी लेवल्स काफी अच्छे हो, ये नहीं कि जो भी रिकवर हो गया उसकी प्लाज्मा लेके देख दे, और दूसरा जो बेसिकली थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन है, तो इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो डायबिटिक है, जो बुजुर्ग है, जो जिनमें आउटकम की प्रॉब्लम्स हो सकता है, उनमें लेके ये दिया जा सकता है। डेफिनेटली 10 दिन से पहले, ये नहीं कि सिवियरिटी में हो या वेंटिलेटर पे हो। सेट दिस, तो इसी में ये गाइडलाइंस भी शायद भारत देश में अभी भी चालू है कि ऑफ लेबल। नाउ ये संदिग्धा यही है कि हमारे पास रामबाण नहीं है। एट द सेम टाइम मैं मानती हूँ व्हाई ऑल द साइंटिफिक पीपल आर राइटिंग टू द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, बिकॉज ये एक रेड फ्लैग बन गया है। लोगों के मन में ये हो गया कि अगर प्लाज्मा थेरेपी दे दे शायद बच जाए, तो उसके बाद दे आर रनिंग आफ्टर इट। इतना आपके सोशल मीडिया में भी मैसेजेस आ जाते, कोई है तो प्लाज्मा डोनेशन दे दे, एंड देन यू आर सीइंग जब भी कोई डिमांड इतना बढ़ जाता है तो लोग उसकी फायदा उठाते हैं। तो ये तरह की पैनिक बन गया कि किसी तरह प्लाज्मा उठा ले तो शायद मेरी मरीज ठीक हो जाएगा। तो टू ट्राई एंड कंट्रोल दिस काइंड ऑफ अ पैनिक रिएक्शन, थोड़ा सा बैलेंस साइंस में आनी चाहिए। इसीलिए आई थिंक दीज पीपल हैव रिटन टू द साइंटिफिक एडवाइजर की अगर ये गाइडलाइन में आ जाता है तो ये पैनिक तो थोड़ा तक बच सकता है। सो आई वुड एग्री दैट probably ये गाइडलाइंस को अब तो हमको ट्वीक करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ साइंस हैज नाउ कम दैट इट इज नॉट अ रामबाण। जैसे ही रेमडेसिविर है, रेमडेसिविर का अपना जगह है, ये रामबाण नहीं है पर अपना जगह है, एक थोड़ा सा ये कोहॉर्ट में ये काम कर सकती है। इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी भी एक छोटा सा कोहॉर्ट में काम कर सकती है। तो ये डॉक्टर्स के ऊपर ये दिस डिसीजन हैज टू बी मेड बाय द डॉक्टर्स ट्रीटिंग, एंड डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या इंडिकेशन हो सकता है, एंड ये दे शुड नॉट बी प्रिस्क्राइबिंग इट टू एवरीबॉडी विद दिस कोविड इन्फेक्शन। यस, चलिए ये आपने बहुत ही एक डिटेल में बताया कि पेनेशिया नहीं है, रामबाण नहीं है, और आपने कहा कि माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट जो कि जिनके अंदर हल्के लक्षण है कोरोना के, उनको अगर 7 दिन के भीतर अगर दिया जाए तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन इसका कोई रामबाण इलाज इसको ना माना जाए और इसको बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट ना किया जाए इसको लेकर के, ये बात आपने कही। तो अब हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स के। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। अभी तो हम इसी दौर में चर्चा कर रहे हैं कि
क्या प्लाज्मा थेरेपी कारगर है? इस पर आपका व्यू, फिर मैं आगे का सवाल पूछूंगा। सर, आपका क्या मानना है, क्या वाकई ये कारगर है माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में? देखिए मृत्युंजय जी, आपको पता होगा कि ये जो कोई नई थेरेपी नहीं है, ये जब स्पेनिश फ्लू हुआ था उस समय से इसकी शुरुआत हुई थी, और ये एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो कुछ वायरसेस में इसको बेनिफिशियल भी पाया गया, इबोला वायरस में भी इसको ट्राई किया गया था जहां उसके नेगेटिव रिजल्ट थे। अब जो अभी कोविड-19 में जो स्टेटस है इसका, इसमें बड़ी सारे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। अभी हाल में इंडियन स्टडी जो पब्लिश हुई है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, उसमें भी एक पाया गया कि जो जी, अच्छा, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैम पद्मा श्रीवास्तव जी, मैम मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में थोड़ा बहुत ये काम कर सकता है, लेकिन मैम आमतौर पर ये देखा गया कि माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट जो होते हैं उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। और जो जिक्र आपने सोशल मीडिया का किया, सोशल मीडिया पे पैनिक तब मचता है जब अस्पताल से कहा जाता है, डॉक्टर लिखते हैं कि हाँ आप प्लाज्मा लाइए, अर्जेंट नीड ऑफ प्लाज्मा, इस तरह का कैंपेन चलता है, तो मतलब ये कि पेशेंट की हालत गंभीर हो जाती है तब। तो क्या उस स्थिति में जब गंभीर हालत में पेशेंट हो, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया हो या और कोई दिक्कत हो लंग्स में, क्या उस दौरान डॉक्टर को प्लाज्मा थेरेपी सजेस्ट नहीं करना चाहिए? ये साफ तौर पर आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, उस दौर पे नहीं कहना चाहिए, बिकॉज वो तो आप मरीज को दौड़ा रहे, मतलब मरीज की केयर गिवर्स को आप दौड़ा रहे, बिकॉज उसकी तो बिल्कुल ही एविडेंस नहीं है कि जो वेंटिलेटर पे आ गया, बहुत सीरियस हालात में है, 10 दिन 7 दिन से ज्यादा हो गया, उनमें कोई भी यूज कोई भी स्टडी में नहीं साबित हुआ। ये सारा कुछ तो मॉडरेट में ही साबित हुआ है, और वो भी वो जो मरीज है जो बुजुर्ग है या इम्यून कॉम्प्रोमाइज, जैसे डायबिटिक है, ओबेस है, उनकी बीएमआई बहुत ज्यादा है, जिसमें इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में हाई रिस्क केसेस में ये पाया गया है। तो नॉट इन सिवियर केसेस। तो उस दौरान अगर आप डॉक्टर्स बिल्कुल हॉस्पिटल से प्रिस्क्राइब करके एटलीस्ट पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स को नहीं देना चाहिए कि आप किसी तरह प्लाज्मा लेकर आइए और आपके मरीज बच जाएगा। दैट वुड बी अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट टू डू, डेफिनेटली नॉट इन दैट सिचुएशन। यस, ये आपने क्लियर कर दिया कि जब गंभीर हालत में हो पेशेंट तब प्लाज्मा थेरेपी सजेस्ट नहीं करना चाहिए, इसकी डिमांड अटेंडेंट से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फायदा होगा नहीं। अब मनोज जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं सर। अब आप ये बताएं सर कि कब किया जाना चाहिए प्लाज्मा थेरेपी, कब आपके हिसाब से होना चाहिए और जिससे पेशेंट को थोड़ा फायदा हो? सिम्टम वाइज बताएं सर कि अगर किसी व्यक्ति में किस तरह के सिम्टम हो जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि इनको प्लाज्मा थेरेपी अगर दी जाएगी तो ये ठीक हो सकता है। सिम्टम के आधार पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से सिम्टम दिखे कि थेरेपी दी जाए? देखिए, मैं कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया था, बट मैंने आपको कहा ना कि बड़ा मिक्स्ड सा रिजल्ट है डिफरेंट रैंडमाइज्ड ट्रायल का। एक स्टडी है फ्रॉम अर्जेंटीना जहां से देखा गया था कि इससे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज जो बनती है उसमें रिस्क रिडक्शन 48% का, अराउंड समझिए 50% कम होता है। रेस्ट ऑफ द स्टडीज, जैसे अभी रिकवरी स्टडी थी यूनाइटेड किंगडम से या फिर एक कॉनकोर स्टडी कनाडा से, इसको प्री मैच्योरली टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वहां कोई बेनिफिट नहीं देखा गया। बट जो भी एविडेंस अभी तक मौजूद है उसके हिसाब से मृत्युंजय जी ये है कि मॉडरेट और अर्ली डेज में जब आपको शुरुआत में देने से प्लाज्मा फायदा होता है, और प्लाज्मा का क्या फायदा होगा ये उस पे एंटीबॉडी टाइटर पे भी डिपेंड करता है। ऐसा देखा गया है डिफरेंट ट्रायल्स में कि अगर जो कन्वलेसेंट प्लाज्मा या जिसने डोनेट किया है उसमें अगर आईजीजी टाइटर बहुत ज़्यादा है तो उसमें बेनिफिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसा यूजुअली कहा जाता है कि आप अगर फीवर के तीसरे चौथे दिन जब आपका सीटी जो है काफ़ी लगता है कि ये जो वायरस का जो रेप्लिकेशन फेज
होता है, उसके बाद साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। तो इन दोनों के बीच जो रेप्लिकेशन फेज के बाद जो इम्यूनिटी से जो डैमेज होती है बॉडी में, उस समय मतलब प्लाज्मा को थोड़ा अर्ली स्टेज में देने से ज़्यादा फायदा होता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि ये मॉडरेट डिजीज से सीवियर डिजीज में प्रोग्रेशन को रोकता है। बहुत सीवियर वेंटिलेटर वाले पेशेंट्स में कितना फायदा होता है ये कहना मुश्किल है। कुछ स्मॉल केस सीरीज है, उसमें ये भी देखा गया कि वहां से एक्सट्यूबेट करना या वेंटिलेटर से निकालना आसान हुआ, बट वो बड़े ट्रायल्स नहीं है, वो जस्ट केस सीरीज है। आपको डिटेल में बताने के लिए कि प्लाज्मा की ABCD आखिर है क्या। अब पद्मा श्रीवास्तव मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि रिकवरी के कितने दिन बाद कोई व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? मतलब कोई अगर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई आज, या होम आइसोलेशन आज खत्म हुआ, तो आज से कितने दिन बाद वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? और प्लाज्मा डोनेट करते वक्त उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए? सही सवाल है ये। एक, वो नेगेटिव RT-PCR नेगेटिव होके 14 दिन कोई भी सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरह रिकवर हो गया। 14 दिन कोई भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए एंड RT-PCR नेगेटिव होनी चाहिए, तब वो डोनेट कर सकते। नंबर 2, उनके ब्लड में पहला जांच होगा कि कितना तक उनके पास एंटीबॉडीज है। ओनली दैट प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी लेवल्स आर हाई, 3-4 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, उसमें IgG, कई तरह के टेस्ट है, एलाइजा एक है, दूसरा टेस्ट है, जो भी टेस्ट आप अपना लो उस लैब का, पर उस लैब में ये पता होना चाहिए कि उनकी एंटीबॉडी टाइटर्स आर वेरी हाई। तो वो हाई एंटीबॉडी टाइटर्स अगर उनमें है तो वो डोनेट कर सकते हैं। तो जब वो डोनेट करते हैं, ये नॉर्मल ब्लड डोनेशन है, उनको कोई ऐसा नहीं होता कि कोई वीकनेस आ जाए, कुछ है, वो 400 ml 500 ml ही लेते हैं। तो 200 ml करीब लगता है एक मरीज को। जनरली एक प्लाज्मा डोनेशन में 2 या 3 लोगों को ये डोनेशन हो सकता है। पर अगर डोनेट करते समय वो ब्लड टाइप भी एक ही होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होती है। दूसरा, जो भी प्लाज्मा डोनेट हुआ उसका भी जांच होगा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई HbS एंटीजन, HIV, ये सब टेस्ट होते हैं, क्योंकि वो जो किसी का प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उनका अपना प्रॉब्लम्स होगा। तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हो, उसकी पूरी जांच होगी, कंपैटिबिलिटी देखा जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूज करेगा मरीज को। बट जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, उनको किसी तरह की वीकनेस वगैरह नहीं होती, इट इज जस्ट लाइक अ ब्लड डोनेशन जो हम सब लोग एवरी 3 महीने करते ही है, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल बी फाइन। पर वही लोग कर सकते हैं जिसमें एंटीबॉडी टाइटर्स आर वेरी हाई एंड 14 दिन बिल्कुल सिम्टम नहीं होना चाहिए एंड दे शुड बी RT-PCR नेगेटिव। अच्छा, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया कि ठीक होने के 14 दिन बाद तक कोई सिम्टम दिखे ना, कोई दिक्कत दिखे ना, तब आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए तब। लेकिन मनोज जी, अब चूंकि जब आप लोग ये कह रहे हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट में ये थोड़ा बहुत काम करता है, तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिकवर हुए हैं लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने से झिझकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग डरते हैं कि अभी तो मैं ठीक हुआ हूं, प्लाज्मा दूंगा, उसके बाद पता नहीं फिर क्या तबीयत कहीं और बिगड़ ना जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? प्लाज्मा डोनेट करने के बाद क्या कोई दिक्कत आ सकती है क्या उस व्यक्ति में जो प्लाज्मा डोनेट किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल ब्लड जो है डोनेशन जैसे करते हैं, और ये जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का वही प्लाज्मा होता है, तो उसी से निकाला जाता है प्लाज्मा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग, जो जैसा बताया गया अभी पहले हमारे जो कलीग्स ने बताया आपको कि 14 दिन का कोई सिम्टम्स नहीं होना चाहिए और कम से कम 31 डेज का आपका नेगेटिव रिपोर्ट, जब पॉजिटिव आए थे उससे 31 डेज होना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि टाइटर्स जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो बेहतर होता है कि कोई भी आदमी जिसको 3 महीने पहले तक कोविड हुआ है उसमें अच्छा अगर एंटीबॉडी टाइटर है तो वो जाके डोनेट कर सकता है। जहाँ तक डोनेशन की बात है, ये ब्लड डोनेशन है, 1 यूनिट ब्लड दीजिए, उससे प्लाज्मा निकाल लेंगे, वो प्लाज्मा सेपरेशन होता है। बट मुझे ये लगता है कि लोगों में एक भय होता है कि हम पोस्ट कोविड रिकवर हुए हैं, तुरंत कैसे ब्लड डोनेट करें।
तो आप की एलिजिबिलिटी एक ब्लड डोनर्स की तरह होनी चाहिए कि आपका वेट कितना है 50 केजी से ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जैसे महिलाएं जो अनमैरिड हैं, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, जो कभी एबॉर्शन नहीं हुआ है जिनका, वो तो डोनेट कर सकती हैं। बट आफ्टर प्रेगनेंसी या किसी ऐसी महिला जिनका एबॉर्शन भी हुआ है, उन लोगों को हम लोग डोनर्स के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है। और एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है प्लाज्मा डोनेशन के बाद की एंटीबॉडी इन्हांसमेंट जो करता है, इन्फेक्टिविटी जो बढ़ाता है, उसका एक थ्योरेटिकल एक डिसएडवांटेज है प्लाज्मा का। अदरवाइज ये सेफ है। 1% ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्लड की स्क्रीनिंग होती है और डोनर्स की स्क्रीनिंग होती है HIV के लिए, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन के लिए और तमाम जो वायरसेज हैं जो उसके लिए होती है। तो प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ये ब्लड प्रोडक्ट्स है, ब्लड प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, ABO कंपेटेबिलिटी या ग्रुप जो ब्लड ग्रुप की जो मैचिंग है वो की जाती है। बट यही ध्यान रखना है कि कोई गर्भवती महिला नहीं, मतलब गर्भवती का मतलब कि किसी ने भी जो गर्भ धारण की हुई महिलाएं हैं या जिनका एबॉर्शन हुआ है, वो डोनर्स नहीं हो सकती हैं कोविड से रिकवर होने के बाद भी। यस यस, ये आपने बहुत बहुत क्लियर कर दिया कि जो प्रेग्नेंट महिला हैं, अगर वो कोविड से रिकवर भी हो गई हैं तो वो डोनेट करने ना जाए। ये बात भी बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। लेकिन अब पद्मा श्रीवास्तव जी, मैम एक बात बताएं कि आपने कहा कि ठीक होने के 14 दिन बाद तक कोई सिम्टम ना दिखे तो वो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ठीक हुआ है, सीवियर कोविड से ठीक हुआ है, तो और उनको भले ही लक्षण ना दिखे 14 दिनों तक, तो क्या उनको देना चाहिए क्या? मान लीजिए किसी का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, लंग्स में इन्फेक्शन था, भले ही वो ठीक हो गया हो, लेकिन उनको देना चाहिए क्या? उनमें मैं ये कहती हूँ, उनकी वैक्सीन भी 90 डेज आपको रोकना पड़ता है। आपने एक्चुअली जो इन्फेक्ट होके रिकवर हुआ उनको भी वैक्सीन लगता है ना। तो माइल्ड केसेस में हम कहते हैं कि अच्छा भाई आप 6 हफ्ते 8 हफ्ते के बाद भी आप लगा सकते हैं। बट जो सिवियर केसेस में अभी भी जो वर्ल्ड की गाइडलाइंस में 90 डेज आपको रुकना पड़ता है। तो इनमें मैं नहीं कहती हूँ जाके आप अभी करो, आप 3 मंथ्स वेट करना ही पड़ेगा। बिकॉज व्हेन यू आर वेरी सिवियर, आप वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से बाहर आया, ट्रेकियोस्टमी हुआ है, वेरी सिवियर डिसीज था, आपको आपकी फेटीक वो ठीक होने में आपको 3 महीने लगता है सर। तो दे विल नॉट बी इन अ कंडीशन वेयर दे विल बी फिट। तो दिस हैज टू बी व्हेन यू आर सेइंग सिवियर केस, तो उनकी फेटीक एंड उनमें वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 14 दिन में दे कैन रन अ मैराथन। हम वो मरीज कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते, दैट मीन्स दे आर नॉर्मल, वो कह सकते हैं। बट और सिवियर कोविड में जब बहुत दिन हॉस्पिटल में रह के घर वापस आके उसके बाद भी होम में भी उनको कई दिन मेडिसिन चलते हैं, धीरे धीरे ठीक होते हैं, उनमें तो वी शुड वेट फॉर 3 मंथ्स। ठीक बात है जी जी। यस, ये बहुत बारीक बातें आप लोग बता रही हैं और बहुत ज़रूरी है जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना कि आप कब डोनेट कर सकते हैं, किनको डोनेट कर सकते हैं और डोनेशन का फ़ायदा क्या है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मनोज जी, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है सर। वैक्सीन का जिक्र मैम ने किया, वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जो प्लाज्मा डोनेट करता है, जैसे मान लीजिए आज मैंने प्लाज्मा डोनेट किया, तो क्या इसके तुरंत बाद में वैक्सीन ले सकता हूं अगले 2-4-5 दिन में? या अगर मैंने प्लाज्मा आज अगर मैं डोनेट कर रहा हूं और आज से 5-7 दिन पहले मैंने वैक्सीन लिया है, तब क्या डोनेट कर सकता हूं? क्या मतलब डोनेशन से कितने दिन पहले तक वैक्सीन ले सकते हैं और कितने दिन बाद तक ले सकते हैं? यहाँ 2 चीज़ें मैं क्लियर करूंगा मृत्युंजय जी। एक तो कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, आपका RT-PCR पॉजिटिव नहीं आया है, आप वैक्सीनेटेड हैं, तो आप एलिजिबल डोनर नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि आप अगर कोविड से रिकवर किए हैं और आपका एंटीबॉडी टाइटर्स इतना हाई है, और अमूमन हम कम से कम 6 हफ्ता तो बोलते हैं कि आपको वैक्सीन के लिए वेट करना चाहिए। तो जो आदमी डोनेट करने के समय हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसके हाई एंटीबॉडी टाइटर है। जैसे हम लोग अपने लैब में केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से करते हैं, उसमें हमने कट ऑफ 1 का रखा है। 1 से ऊपर जिनका भी होता है उसको हम लोग कहते हैं कि दे आर एक्सेप्टेबल डोनर फॉर प्लाज्मा देने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी हालत में जब आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाते हैं, उस समय आपके बॉडी में एंटीबॉडी टाइटर अच्छा होता है, तो उस समय तुरंत वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसे भी वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड है कि जब आप कोविड से रिकवर करते हैं तो कम से कम 4 से 6 हफ्ता वैक्सीनेशन के लिए वेट करें।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैक्सीन को लेकर के भी तस्वीर साफ हो गई। बिल्कुल संक्षेप में एक छोटा सवाल मैम मेरा आपसे ये होगा कि जो डॉक्टर्स की टीम ने, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स की टीम ने चिट्ठी लिखी है, उसमें ये भी कहा है कि ये काउंटर इफेक्टिव भी हो सकता है। इसके कोई चांसेस हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि ये काउंटर इफेक्टिव भी हो जाए प्लाज्मा डोनेशन, ये आशंका भी जाहिर की गई है, इस पर आप क्या कहेंगी? कुछ रिसर्च में कुछ आया है कि जो जैसे वो इंडिकेशन एक है कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब जो डायबिटिक्स है, जो इम्यून सप्रेस्ड है, उनकी मॉडरेट डिसीज में ये प्लाज्मा थेरेपी दिया जाए। ये जो सीडीसी गाइडलाइंस थे, तो ये कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज दे रहे हैं प्लाज्मा में, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी उत्पन्न हो सकता है और ये इम्यूनिटी को और डाउन कर सकती है। इट इज देयर इज वन काउंटर थिंग दैट एंटीबॉडी इंड्यूस्ड वायरल विरुलेंस ऑफ द वायरस। तो ये इमर्जिंग साइंस है, तो इसके बारे में ज्यादा तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, सस्पिशन है। तो ये कहते हैं कि जब देखो ये सस्पिशन भी आ रहा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो और बहुत अच्छी तरफ एविडेंस, ग्रेड ए रिकमेंडेशन भी नहीं है, तो क्यों हम ये चांस ले? दिस वुड बी देयर आर्ग्यूमेंट, बट देयर इज नो ग्रेड ए एविडेंस कि ये देने से नुकसान होता है। ये अभी तक वो वैसे लेवल 1 एविडेंस अभी नहीं है, ये सस्पिशियस है कुछ कंडीशंस में। जब तक ये पब्लिक डोमेन में जो लिटरेचर है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, राइट मैम। बहुत शुक्रिया पद्मा श्रीवास्तव जी आपका और मनोज कुमार जी आपका इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो बात क्लियर ये हुई कि प्लाज्मा डोनेशन आप करिए, डोनेट करने में कोई खतरा नहीं है। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही प्लाज्मा का डोनेशन है, घबराइए मत। और प्लाज्मा डोनेशन कोई रामबाण नहीं है, जिनको प्लाज्मा थेरेपी कोई रामबाण नहीं है। हाँ, माइल्ड टू मॉडरेट जिनको हल्के लक्षण हैं वो प्लाज्मा से ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसको रामबाण मान के आप ना चलें कि प्लाज्मा नहीं मिला तो बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।